हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस में। एंड मैं आप सभी के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। तो बिना टाइम को स्किप किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी मेरे एक प्यारे सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, ये उनके लिए है। सॉरी डियर, इस स्टोरी को आने में थोड़ा लेट हुआ, पर आपने वेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और डियर नीलम, अगर आप इस स्टोरी को सुन रही हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपनी इस हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है फुल मून नाइट। बरसात की एक ठंडी रात थी। काले बादलों से ढका आसमान, कहीं कहीं से चमकती बिजलियां और गूंजता गरजता बादल मानो आसमान से चेतावनी दे रहा हो। उसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पेड़ों से घिरी तंग कच्ची सड़क के बीच खड़ा था एक पुराना मैंशन। मैंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और लोहे के बने बड़े बड़े गेट मानो किसी को भीतर जाने से रोक रहे हों। दरवाज़ों पर बेलों ने कब्जा कर रखा था और खिड़कियों पर लगे पुराने झरोखे हवा के झोंके से चरमरा रहे थे। लोग कहते थे इस हवेली में जब भी फुल मून नाइट आता है कोई ना कोई अनहोनी होती है। कभी चीख, कभी खून और कभी मौत। गांव के लोग यहाँ जाना तो दूर, इस मैंशन का नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन उस रात एक कार इस मैंशन के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसमें से उतरा लैन वांगची, एक लंबा मजबूत कद काठी वाला नौजवान। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो गांव के लोगों की तरह इन बातों पर यकीन नहीं करता था कि भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज़ें होती हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसने खुद से कहा और हवेली का दरवाज़ा धकेल दिया। दरवाज़ा चढ़ की आवाज़ के साथ खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, मानो हवेली ने किसी अजनबी के कदमों का विरोध किया हो। वांगजी अपना सामान लेकर गेट से अंदर गया। उसने पहले उस मैंशन के दरवाजे को खटखटाया, पर जब जवाब उसे ना मिला तो उसने हल्के से धक्का दिया। एक झट की आवाज़ के साथ मैंशन का दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, जंग लगे झूमर और धूल से ढकी फर्श, सब कुछ एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर से आती एक धीमी सी पायल की छनछनाहट ने खामोशी को तोड़ दिया। वांगजी गेट के पास ही खड़ा था कि तभी उसे अचानक से पायलों की आवाज़ सुनाई दी। वह हैरान था कि आखिरकार इस सुनसान हवेली में पायलों की आवाज़ कैसे आ रही है, और उसने तो पहले ही खबर दे दी थी कि वो यहाँ आने वाला है, तो फिर उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। इस बात से वो थोड़ा हैरान था। वो धीरे धीरे उस हवेली के अंदर गया। उसने देखा कि हवेली काफ़ी पुरानी है और साथ ही में थोड़ी अलग है। वो ऊपर देखने लगा जहाँ से पायलों की आवाज़ आ रही थी। तब वांगजी ने देखा कि झरोके से आती चांद की हल्की रोशनी में एक सफ़ेद साया सीढ़ियों से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। वांगजी ने थोड़े गौर से देखा तो उसे वहाँ एक सफ़ेद परछाई सी ही नज़र आ रही थी। उसकी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक सी गई थी, लेकिन उसकी नज़रें उस सफ़ेद साए पर ही टिकी हुई थी जो धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों से उतर रहा था। और छन 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 पायलों की आवाज़ और भी ज़्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। वांगजी ने अपने सामानों को कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आते ही उसे ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन जब उसने और गौर से देखा और वहाँ से हटा नहीं, तो वहाँ उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वहाँ सिर्फ खाली सीढ़ियाँ थी जिन पर चांदनी की हल्की परछाइयाँ पड़ रही थी। वांगजी और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अभी उसने अपनी आँखों से वहाँ कुछ देखा था और उसी वक्त वो चीज़ वहाँ नहीं थी। उसे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसने वहाँ कुछ देखा है या नहीं है। वो थोड़ा
घबरा गया था लेकिन डरा नहीं था। उसने अपना सामान वहीं रखा। वो आगे बढ़ा और हवेली को देखने लगा। हवेली काफ़ी बड़ी थी। उसने हवेली का एक दरवाज़ा खोला, मतलब कमरे का एक दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और इधर उधर देखने लगा। कमरा बहुत बड़ा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। एक तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत महिला की पेंटिंग बनी हुई थी। उसकी पेंटिंग गहनों से सजी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वांगजी तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। पीछे दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वांगजी पलटा, पर जब तक वो पलटता तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। वांगजी कमरे के दरवाजे के पास गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अचानक से उस कमरे में वांगजी को ठंडी हवा महसूस हुई। वांगजी ने देखा कि कमरा चारों तरफ से पैक है, यानी कि बंद है, तो ये ठंडी हवा कहाँ से आखिरकार आ रही है। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में धीरे से एक औरत की आवाज़ गूंजी। कमरे के कोने से एक औरत की आवाज़ आई, यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, पूनम की रात अच्छी नहीं होती। ये आवाज़ जैसे ही वांगजी ने सुनी, उसके पूरे शरीर में जैसे गूज़ बम्स आ गए हों। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ही हर जगह छानबीन की, पर वो आवाज़ कहाँ से आई उसे पता ही नहीं चला। वो उठा और उसी दिशा में देखने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी, पर उसे उस जगह सिर्फ एक झूलता हुआ पर्दा और टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा ही नज़र आई। वो सोच ही रहा था कि अचानक खिड़की से एक सफ़ेद साया कूदता हुआ बाहर निकल गया। वांगजी भी उस खिड़कियों से होते हुए उस साए का पीछा करने लगा। वांगजी जब बाहर निकला तो बाहर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। वो हैरानी से सब तरफ देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन था। एक बार भले ही कोई गलतफहमी हो सकती है, बार बार हर चीज़ गलतफहमी नहीं होती। वांगजी ने अच्छे से सब तरफ देखा, पर उसे वो परछाई कहीं नज़र नहीं आई। वांगजी चारों ओर देख रहा था। मैंशन का बगीचा सूखे पेड़ों और चांदनी का हल्का उजाला सब तरफ फैला हुआ था। वांगजी इधर उधर घूम घूम के देख रहा था कि कुछ देर बाद उसके पीछे से आवाज़ आई, आप कौन हैं? वांगजी ने पलट कर देखा। वहाँ एक ओमेगा खड़ा हुआ था, सफ़ेद कपड़ों में। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो और कोई नहीं, वी wuxian था। वांगजी ने उस ओमेगा को गौर से देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। चेहरे पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वो और भी नाजुक लग रहा था। आप कौन हैं? विंग ने दोबारा पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वांगजी ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम वांगजी है। मैं इस हवेली में कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आया हूँ। और आप? विंग ने घबराकर इधर उधर देखा, मानो कोई उसे देख न ले। फिर वो धीमी आवाज़ में बोला, मैं वी wuxian हूँ, इस हवेली के मालिक का ओमेगा बेटा। वांगजी चौंक गया। उसने चौंक कर कहा, तो फिर आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? अभी अभी मैंने देखा कोई परछाई यहाँ से गुजरी थी। तभी विंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ, वो परछाई सबने देखी है, लेकिन कोई उसका सच नहीं जानता। कहते हैं जब भी फुल मून नाइट आती है, इस मैंसन में कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर होती है। विंग की बात पर वांगजी मुस्कुराया और कहा, आप भी मानते हैं इन सब चीज़ों पे, भूत प्रेत के खेलों में? विंग ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोला, आप माने या ना माने, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मौतें देखी हैं। मैंने अपने ही घर वालों को खोया है। इस मैंशन ने हमसे बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ, जो मैं आपको नहीं बता सकता। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांगजी जैसे जम सा गया।
उसने ये नहीं सोचा था कि इस ओमेगा के आँखों से उसे आंसू देखने को मिलेंगे। वो उस वक्त उस ओमेगा को अपने गले से लगाकर चुप कराना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फ़ा। उन दोनों के बीच कुछ नियम और कानून आते हैं जो उन्हें निभाने ही चाहिए। पर वांगजी का दिल जानता था कि सामने जो ओमेगा खड़ा है वो उसी का ही ओमेगा है। पर क्या उस ओमेगा को ये बात पता है? ये इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से हटाते हुए वांगजी उसके करीब आकर बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। देखना इस बार की फुल मून नाइट में ये रहस्य खुल जाएगा। विंग ने हैरानी से उसे देखा और कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वांगजी ने कहा, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप ये बात किसी को ना बताएं। मैं यहाँ इस मैंशन में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए आया हूँ और मैं बहुत ही जल्दी इन सब से पर्दाफाश कर दूँगा। तभी विंग घबरा कर बोला, आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये आपकी जान को खतरे में भी डाल सकती है। तभी वांगजी बोला, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूँगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा डरिए ना और मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ इस हवेली के बारे में पता लगाने के लिए आया हूँ। वांगजी की बात पर विंग ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी अचानक से भारी कदमों की आहट गूंजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आवाज़ इतनी तेज होती गई मानो कोई बड़ा आदमी लकड़ी की छड़ी के सहारे नीचे आ रहा हो। विंग और वांगजी जैसे ही उन दोनों ने इस आवाज़ को और गहरा होते महसूस किया, वो दोनों अंदर मैंशन की ओर चले गए। जब उन दोनों की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो सीढ़ियों पर खड़े थे वी फैमिया, वी वुशियान के पिता और इस मैंशन के मालिक, और उनके साथ खड़े थे वी रूहान, वी फैंगमिया के सौतेले भाई और इस हवेली के एक तरह से रिश्तेदार, जिसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई चालाकी छलकती है। ये वांगजी ने एक ही नज़र में देखकर पहचान लिया। अब फैंगमिया ने सबसे पहले वांगजी को देखा और अपनी सख्त आवाज़ में कहा, वांगजी, यही तुम्हारा नाम है ना? क्या तुम वही हो जो यहाँ रहने के लिए आए थे? जितना कि मुझे पता है तुम यहाँ अपने किसी बिज़नेस प्रपोज़ल के कारण आए हो, सही कहा? फैंगमिया की बात पर वांगजी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, मुझे यहाँ इस गांव में अपना एक खुद का फैक्ट्री स्टार्ट करना था। इसी के लिए मुझे इस गांव को अच्छे से जानना और पहचानना था। इस गांव के बारे में थोड़ा बहुत पता करने के बाद मुझे ये पता चला कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ही लेटर भेजा था कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ और साथ ही इस गांव को और आपकी इस हवेली में हो रहे हादसों को देखना और समझना चाहता हूँ। फैंगमिया थोड़े से उनका चेहरा बदल सा गया जब उन्होंने ये सुना कि वो इन हवेली के बारे में जानना चाहते हैं। फैंगमिया ने सख्त लहजे में कहा, आप यहाँ काम के लिए आए हैं तो आप अपने काम पर ही ध्यान दें। इन मैंशन की दीवारों पे जो बातें उलझी हुई हैं उसे सुलझाने की कोशिश आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, यहाँ आपका अकेला घूमना ठीक नहीं है। इतना कहकर वी फैंगमिया की नज़र विंग पर पड़ी और उन्होंने उनसे सख्त आवाज़ में कहा, वी वुशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो खासकर रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। भूलो मत, आज भी फुल मून नाइट है। मैंने तुमसे सख्त मना किया था ना कि तुम बिना मुझसे पूछे इस मैंशन से बाहर नहीं जाओगे, और मैं देख रहा हूँ कि तुम बाहर से ही आ रहे हो, और वो भी किसी अजनबी के साथ। ऐसा उन्होंने वांगजी को देखकर कहा। वांगजी ने सफाई देनी चाहिए पर फैंगमिया ने अपना हाथ आगे कर दिया और वांगजी से सख्त लहजे में कहा, हम किसी बाहर के आदमी को अपने घर के मामले में बोलता हुआ पसंद नहीं करते। इस वक्त हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप शांति से खड़े रहें, ना कि हम दोनों की बातों में आकर अपना राय दें।
फेंगमिया की बात पर वांगजी सन्न रह गया और उसने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और शांति से खड़ा रहा। विंग ने डर के मारे चुप्पी साध ली और साथ ही अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं आपके बातों को मानूं और आपने जो मुझसे कहा है मैं वो करूं। विंग की बात पर फेंगमिया ने सिर हिलाया। उधर वांगजी वी फेंगमिया को देखकर सोच रहा था, लगता है इस हवेली का सच इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैं अपने जिस काम को यहाँ करने के लिए आया हूँ वो तो मैं कर ही रहूँगा, फिर चाहे मेरे सामने कितनी भी मुसीबतें और कितना भी रहस्य क्यों ना आ जाए। ये वांगजी सोच ही रहा था कि फेंगमिया ने कहा, क्या आपने अपना कमरा देख लिया है? तो वांगजी ने अपना सिर ना में हिलाया और वीरूहान को ये कहा कि वो जाकर वांगजी को उसका कमरा दिखा दे। वीरूहान बड़े ही अकड़ के साथ वांगजी के पास आया और कहा, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। वांगजी ने अपने सामान को उठाया और वीरूहान के पीछे पीछे अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने मुड़कर विंग को देखा जो अपना सिर नीचे किए हुए था और अपने पिता के साथ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। जैसे ही वीरूहान ने ये देखा कि वांगजी विंग को देख रहा है, ये बात उसे पसंद नहीं आई और उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली, पर उसने उस वक्त वांगजी को कुछ भी नहीं कहा। वीरूहान वांगजी को उसके कमरे में ले आया और उसने उसे कमरा दिखाते हुए कहा, आप यहाँ रह सकते हैं और कोई भी ज़रूरी चीज़ हो या फिर बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वांगजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और वांगजी अपना सामान रखने लगा। तभी वीरूहान ने धमकी भरे लहजे में वांगजी से कहा, अच्छा होगा कि आप इस घर के चीज़ों से और इस घर के बच्चों से दूर रहें। वांगजी मुड़ा और कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तभी वीरूहान ने कहा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जिस तरह से हमारे ओमेगा बच्चे को देख रहे थे, ये बात हमें पसंद नहीं आई। तभी वांगजी गहरी आवाज़ में बोला, मैंने उन्हें किसी बुरी नज़र से नहीं देखा है। जिस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, उसी नज़र से ही मैंने उन्हें देखा है। लगता है आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है मिस्टर। तभी वीरूहान मुस्कुराता है और बोलता है, मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खाती। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ अलग देखा है विंग को लेकर। क्या तुम उसे पहले से जानते हो? तभी वांगजी ने कहा, मैं किसी को नहीं जानता। मैंने बस इंसानियत के नाते उनसे थोड़ी देर बात की थी और उन्हें देखा था। मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आपको अपने दिमाग को अच्छे जगहों पे लगाना चाहिए, जैसे कि इस मेंशन में दिन दहाड़े हो रहे हैं कत्ल, आपको उस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए ताकि ये सारे कत्ल ख़त्म हो सके, रुक सके। लेकिन आपका ध्यान तो किसी और चीज़ पर ही है। मुझे आए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए और आप मुझ पर अभी से ही ताने मारने शुरू कर रहे हैं। तभी वीरूहान गुस्से में बोलता है, अपनी हद में रहो। तभी वांगजी भी चिल्लाकर बोलता है कि आप भी अपने हद में रहें। ये मत भूलें कि मैं यहाँ काम से आया हूँ और मुझे अपना काम ही करना पहले नज़र आता है और इधर उधर की चीज़ों में मैं बाद में नज़र करता हूँ। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि मुझ पर बेकार का इल्ज़ाम लगाने से अच्छा आप अपने काम पर ध्यान दें। वांगजी की सीधी और तेज़ तर्रार जवाब को सुनकर वी फेंगमिया हाथ मलता रह गया और उस कमरे से चला गया और वांगजी अपने बिस्तर पर बैठकर उसने गहरी सांस ली और कहा, इसका तो कुछ अलग ही मैटर लग रहा है। मुझे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ और क्यों हो रहा है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विंग और वांगजी आमने सामने थे, वही फेंगमिया और वीरूहान अगल बगल बैठे हुए थे। वीरूहान घूर घूर कर वांगजी को देख रहा था और वांगजी अपनी नज़रें नीचे किए हुए था क्योंकि वो जानता था कि वीरूहान उस पर नज़र रखे हुए है। तभी फेंगमिया ने खाना खाते हुए वांगजी से कहा, तो क्या आप आज सैर पर जाना चाहेंगे? तो वांगजी ने कहा, जी हाँ, मैं आज जाऊँगा। तभी फेंगमिया ने कहा, क्या हम भी आपके साथ चलें? तो फेंगमिया की बातों को सुनकर वांगजी ने कहा, जी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊँगा।
और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस बात पर फेंगमिया ने भी हामी भर दी और सभी ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद वांगजी मैंशन से बाहर निकला और वो पैदल ही पैदल गांव को देखने लगा। गांव में हरियाली थी, काफ़ी सारे लोग थे, चहल पहल भी था, पर एक अजीब सी खामोशी उसे महसूस हो रही थी। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियाँ काट रहा था। वो उसके पास गया और उससे बात करने लगा। उसने कहा, ग्रैंडपा, क्या आप मुझे वी मैंशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे ही उस बुज़ुर्ग आदमी ने वी मैंशन के बारे में सुना, उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और वो कांपने लगा। वांगजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, ग्रैंडपा क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा तुम उस मनहूस मैंशन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? यहाँ इस गांव में तो उसका नाम लेने से भी डरते हैं और तुम उसका नाम इतनी ज़ोर ज़ोर से ले रहे हो। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। वांगजी ने हैरानी से बोला, लेकिन ऐसा आप लोग इस तरह से डर क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तो वांगजी की बात पर उसने कहा, बेटा वो जगह श्रापित है। वहाँ हर फुल मून नाइट को किसी न किसी का कत्ल होता है। कहते हैं उस मैंशन में एक रहस्य दबा हुआ है जो बहुत ही भयानक और दर्द भरा है, और एक आत्मा उस मैंशन से बाहर निकलती है और हर फुल मून नाइट को किसी न किसी को मार कर ही दम लेती है। हमने अपनी आँखों से कई मौतें देखी हैं बेटा। तुम 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 यहाँ आए हो और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी वांगजी ने कहा, मैं वहाँ रहने के लिए आया हूँ। तभी वो बुज़ुर्ग आदमी और घबरा गया और वांगजी के कंधों को पकड़कर बोला, बेटा तू वहाँ सलामत रहना। मैं तो तुझे ये कहूँगा कि तू वहाँ से चला जा। वो अच्छी जगह नहीं है। वहाँ रहना तेरे लिए खतरे से कम नहीं। वहाँ साजिशें होती हैं, मौतें होती हैं, आत्माएं होती हैं। तो दूर रह बेटा इन सब से। तू मुझे मासूम और इन सब से अनजान लगता है। तू दूर रहे इन सब से। तभी वांगजी उन बुज़ुर्ग आदमी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आप घबराएं नहीं। मैं खुद जानबूझकर यहाँ आया हूँ और मुझे भी सब पता है। मैं खुद इन सब चीज़ों से पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी खेल है। वो बुज़ुर्ग आदमी और डर जाते हैं और बोलते हैं, बेटा ऐसा तो क्यों कह रहा है? हमने अपनी आँखों से देखा है। तभी वांगजी कहता है कि ग्रैंडपा, हर चीज़ें आँखों से जो दिखती है वो सच नहीं होती। हमें हर चीज़ को गहराई से जानना चाहिए। हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। क्या पता इस हवेली के पीछे का रहस्य जैसा आप लोग सोच रहे हैं और समझ रहे हैं वैसा ना हो। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। आप घबराइए नहीं। मेरे रहते अब और आगे इस हवेली में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैं इस रहस्य से पर्दाफाश करने आया हूँ और मैं बहुत ही जल्दी ये ज़रूर करूँगा। आप इस बारे में किसी से ये ना कहिएगा कि मैं आपसे इस मैंसन के बारे में पूछ रहा था। तभी वो बुज़ुर्ग आदमी वांगजी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा तू अपना ध्यान रखना और मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगा, तो चिंता मत करना। वांगजी मुस्कुराता है और वहाँ से पैदल पैदल पूरे जगह को देखने लगता है, क्योंकि वो यहाँ सच में बिज़नेस ओपन करने के लिए आया था। पर वो बिज़नेस ओपन करने का एक बहाना था। वो असल में इस मैंशन के लिए आया था, और अगर इस मैंशन को भी हटा दिया जाए तो वो इस मैंशन के ओमेगा बेटे वी वुशियान के लिए आया था। आखिरकार वी वुशियान और वांगजी का क्या रिश्ता है, यह हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। अब हमें शाम का समय दिखाया जाता है। वांगजी पूरे गांव को घूमकर वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में बगीचे में विंग दिखाई दिया। वो पौधों पे पानी डाल रहा था। विंग को देखकर वांगजी पेड़ के पीछे छुप गया और वहाँ से छुप के विंग को देखने लगा। विंग ने गुलाबी रंग का टी शर्ट और वाइट कलर का पैंट पहन रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वो पौधों को देखकर और पौधों पे पानी डालते हुए फूलों को छू रहा था और मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर वांगजी भी मुस्कुरा रहा था। वांगजी मन में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ हम दोनों को एक करने के लिए।
मैं बहुत ही जल्दी इस हवेली से सारे रहस्य सुलझाकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा विंग। फिर तुम और मैं एक साथ रहेंगे। यह कहकर वांगजी मुस्कुराता है और अपने फ़ोन से विंग की एक दो पिक्चरें ले लेता है। वांगजी इस बात से अनजान था कि उसे दूर खड़ा वी रूहान देख रहा है और उसे ये बात उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो वांगजी से उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहता और सीधे सीधे मैंशन की ओर चला जाता है। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। सब अच्छे से खा रहे थे तभी फेंग मियाँ वांगजी से पूछते हैं, क्या तुमने गांव अच्छे से देख लिया? तुम्हें यहाँ क्या पसंद आया? तभी वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, गांव बहुत ही अच्छा है और साथ ही मुझे जो ज़मीन जहाँ पर मैंने फैक्ट्री शुरू करने के बारे में सोचा है वो ज़मीन भी काफ़ी पसंद आई और साथ ही ये गांव के लोग सभी बहुत अच्छे हैं और मुझे यहाँ काम करने में अच्छा लगेगा। मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ अपना फैक्ट्री शुरू करूँगा। इस बात पर फेंग मियाँ खुश होते हैं और बोलते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तुम्हें हमारा गांव पसंद आया, ये हमारे लिए गर्व की बात है और आप यहाँ अपना काम शुरू करेंगे, ये और भी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आपको एक बार और गांव को अच्छे से देख लेना चाहिए। फेंग मियाँ की बात पर वांगजी थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है, पर मैंने तो गांव देख लिया। पर उस पर फेंग मियाँ उसे टोकते हुए बोलते हैं, मेरे कहने पर आप एक बार और देख लीजिए ना। ये कहकर फेंग मियाँ मुस्कुराते हैं। फेंग मियाँ की बात वांगजी को थोड़ी अजीब लगी पर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं कल फिर से गांव घूमने के लिए जाऊंगा। और इस बात पर फेंग मियाँ हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। अब हम देखते हैं रात का समय। रात अपने पूरे सन्नाटे में था। आसमान पर चांद पूरा गोल निकला हुआ था और उसकी चांदनी मैंशन के हर कोने कोने को उजागर कर रही थी। हवा ठंडी थी लेकिन मैंशन के भीतर का माहौल और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मानो कोई अदृश्य डर दीवारों से रिस रहा हो। वांगजी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, ये मैंशन वाकई ही रहस्यमयी है और विंग की आंखों का डर झूठ नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर फेंगमिया कुछ छुपा रहे हैं और वो वीरोहान, उसकी चालाक निगाहें मुझे चैन नहीं देने दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि ज़रूर इन सब में वीरोहान का कोई हाथ है और मिस्टर फेंगमिया वो ज़रूर कुछ न कुछ जानते हैं। वांगजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक तेज चीख वांगजी के कानों में पड़ी, बचाओ। वो चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैंशन की दीवारें कांपने लग गई थी। वांगजी अचानक से उठ खड़ा हुआ और उस आवाज़ की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आया उसने देखा कि वी फेंगमिया, सभी नौकर, वी वुशियान और यहाँ तक कि वी रूहान भी जहाँ से आवाज़ आई उस तरफ से जा रहे थे। सब अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और उस तरफ दौड़ कर जा रहे थे जहाँ से ये आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ मैंशन के पीछे बने पुराने गेस्ट रूम से आ रही थी। सब वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा जब उन्होंने धक्का दिया तो उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने अपने सामने फर्श पर खून ही खून देखा। वहाँ पड़ा था उस हवेली का नौकर। ज़मीन पर हवेली के नौकर शैन की लाश पड़ी हुई थी। वो पूरी तरीके से बेजान था। उसकी गर्दन पर गहरा कट था और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ा हुआ था। यह सब देखकर विंग ज़ोर से चीख पड़ा और जाकर वी फेमिया के बाहों में सिमट गया। और वहीं वी रोहान ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने कहा था ना, ये मैंशन कर्स है। यहाँ कर्स्ड घूमता है। यहाँ हर फुल मून नाइट की रात किसी न किसी की मौत होती है। ये सब किसी आत्मा का ही काम है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें इस मैंसन को छूट के चले जाना चाहिए, पर आप सब मेरी बात नहीं मानते। देखिए, हो गई ना फिर से एक अनहोनी। वीरूहान की बात को सुनकर वहाँ पर खड़े नौकर सभी आपस में बुदबुदाने लगे। लोगों में डर का माहौल फैल गया था। सब डर रहे थे कि आखिरकार वीरूहान जो कह रहा है वो सच ही साबित हो रहा है।
हमें क्या इस हवेली को छोड़ के चले जाना चाहिए? हमारा रहना यहाँ ठीक नहीं है, सब यही बार बार कह रहे थे। लेकिन वांगजी जो कुछ और ही सोच रहा था। उसने अपनी तिरछी आंखों से उस लाश को अच्छे से गौर से देखा। वो उसके पास गया। उसने झुककर खून के धब्बों और खिड़की के टूटे हुए शीशों पर अच्छे से ध्यान से देखा और परखा। उसने कहा, नहीं, ये आत्मा का काम नहीं है, ये इंसानी हाथ है। किसी ने इसको चुप कराने के लिए मारा है। वांगजी की बात पर सब हैरान हो गए और सब ने हैरानी से वांगजी को देखा। उसने खड़े होकर सबको कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, यह हत्या इंसान ने की है, किसी भूत ने नहीं। आप सभी अंधविश्वास पर भरोसा मत कीजिए। अंधविश्वास का साथ लेकर कोई आप सभी को बेवकूफ़ बना रहा है। आप सभी को जागरूक होना चाहिए, न कि अंधविश्वास में आकर पागलपन करना चाहिए। वांगजी की बात पर वीरोहन हंस पड़ा। उसने कहा, वाह, बड़े जासूस बन रहे हो। अगर इंसान ने ही किया है तो बताओ आखिरकार कौन है वो? हमें दिखता क्यों नहीं? और आखिरकार इतने सालों से वो कैसे हर किसी को मार रहा है? अगर वो इंसान है तो वो हम में से किसी को ज़रूर दिखता। पर क्या हमें वो दिख नहीं रहा तो क्या हम ये मान लें कि हमारी आंखें नहीं हैं या हम देख नहीं सकते? वीरोहान की बात पर वांगजी चुप रह गया। उसे अभी किसी तरह का सबूत नहीं मिला था जो वो उन लोगों के सामने हाजिर कर पाता। तभी अचानक से ऊपर मैंशन की छत से वहीं पायल की छनछनाहट सुनाई दी। जैसे ही सब ने ये सुना, सबको जैसे डर का एक झटका सा लगा। सबके चेहरे पर डर और गहरा हो गया और विंग फुसफुसाकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये उसी आत्मा का काम है। फुल मून नाइट की रात वो किसी को नहीं छोड़ता, वो अपना शिकार ज़रूर करता है। तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए वांगजी, नहीं तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। विंग की बात को सुनकर वांगजी ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसने मन में ठान लिया, अब चाहे जो भी हो जाए, इस हवेली के रहस्य को वो सुलझा कर ही रहेगा, क्योंकि वो सबकी आंखों में इस बेकार डर को देख नहीं सकता था। वांगजी समझ चुका था कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं बल्कि इंसानी खेल है। उसने विंग की आंखों में जो डर देखा वो उसके लिए काफ़ी बुरा था। वो विवस्वान की आंखों में डर नहीं देखना चाहता था, पर वो जो नहीं चाहता था उसने वही देख लिया। उसने ठान लिया था कि वो इस डर को मिटा कर रहेगा। अब उस मैंशन के नौकरशान की मौत के बाद मैंशन का माहौल और भी ज़्यादा भारी हो गया था। विंग पूरे दिन खामोश रहता, उसकी आंखों में लगातार डर छलक रहा था। वहीं विफहमिया ने मैंशन में रहने वाले सभी लोगों को, खासकर नौकरों को और वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को सख्त आदेश दिया था कि रात होते होते कोई भी अपने कमरे से बाहर ना निकले। सब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने कमरे के अंदर ही रहें। लेकिन वांगजी चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से हवेली के आंगन पर नज़र रखे हुए था। अगर सच जानना है तो मुझे डर के आगे जाना होगा, वांगजी ने सोचा। अब रात और गहरी हो रही थी। मैंशन में सन्नाटा छा रहा था। सिर्फ बाहर कहीं दूर से सियारों की आवाज़ें आ रही थी। तभी रात के 12 बजे अचानक से पायोलों की छन 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 आवाज़ आने लगी। पायल की ये वही जानी पहचानी आवाज़ थी। वो आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही थी। जैसे ही वांगजी ने इन पायलों की आवाज़ को सुना, वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आया। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च ले रखा था। वो चुपचाप कमरे से टॉर्च लेकर बाहर आया। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा। सीढ़ियों के नीचे पहुंचा तो उसका दिल धड़क उठा। वह सचमुच एक सफ़ेद लिबास वाली परछाई चल रही थी। वांगजी उसके पैरों में वो पायल देख पा रहा था जो बज रहा था। उस परछाई के बाल खुले हुए थे और बाल काफ़ी लंबे और काले भी थे। वांगजी को इस बार बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो अपनी आंखों के सामने जो देख रहा है वो झूठ है, पर उसे इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ कि सामने जो है वो एक आत्मा है।
बल्कि उसे और शक हुआ कि ये एक इंसानी खेल है, ज़रूर सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है। वो उसे देख ही रहा था कि वो परछाई सीधे एक पुराने कमरे की ओर बढ़ गई। वांगजी ने उसका पीछा किया। वो डरा नहीं, वो उसके पीछा कर रहा था। उस परछाई का पीछा करते करते वांगजी एक पुराने ड्राइंग रूम में पहुंच गया। वो ड्राइंग रूम पूरी तरह से बंद था और चारों तरफ से पैक था। पर तभी वांगजी ने देखा कि उस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अचानक से खुला है। वो उस ड्राइंग रूम के बाहर से झांकने लगा। उसे उसके अंदर टूटी हुई कुर्सियाँ और जाले और परछाई नज़र आई। उसे वही परछाई वहाँ नज़र आई जो उस कमरे में मंडरा रही थी। वांगजी ने बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा खोला और उस ड्राइंग रूम के अंदर चला गया। वो जैसे ही उसके अंदर आ गया, उसने देखा कि वो परछाई अचानक से उसके सामने ही गायब हो गई। वांगजी हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथ हवा में फैला कर देखा जहाँ पर वो परछाई थी, पर उसे वहाँ वो कुछ भी नज़र नहीं आया। वांगजी पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। उसने कहा, ये इंसानी खेल है, पर ये इंसान इस तरीके का सटीक साजिश कैसे कर सकता है? कोई भी इसे देखेगा तो असली समझेगा। अब पता चल रहा है कि यहाँ के लोग इतना क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये सब नकली है। कोई भी इन सब चीज़ों को देखेगा तो असली ही समझेगा। वांगजी ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की थी जो मैंशन के पीछे वाले रास्ते से खुलती थी। वो सोच रहा था कि अचानक पीछे का दरवाज़ा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया और हवा तेज बहने लगी। वांगजी ने अपनी सांसें थोड़ी थाम ली, क्योंकि उसे पता था कि यह सब तो ज़रूर ही होगा। पर्दे अपने आप लहराने लगे, मानो किसी ने ज़ोर से उसे झटका दिया हो। और तभी उसके कानों में उसी लड़की की आवाज़ गूंजी, कहा था ना, फुल मून नाइट की रात मौत लाती है। मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम गए नहीं। क्या तुम्हें अपनी जान भी प्यारी नहीं है? वांगजी ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। मैं तुमसे नहीं डरता और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये बस एक साजिश है। तुम एक जीता जाता इंसान हो, इसलिए मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं उनमें से नहीं जो देख कर डर जाए। मैंने तुम्हारा सच सबके सामने लाने का कसम खाया है और मैं वो ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन वांगजी के इन शब्दों के बदले में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वांगजी ने टॉर्च उठाया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक रोशनी के चारों ओर सिर्फ काला अंधेरा फैल रहा था। वांगजी को ऐसा लगा जैसे ये काला अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। वांगजी अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह जिज्ञासा थी। ये ज़रूर कोई राज छुपा हुआ है, उसने खुद से कहा। उसने कमरे की दीवारों को ध्यान से टटोला। पुरानी हवेलियों में अक्सर गुप्त दरवाजे हुआ करते थे और उसने यही सोचकर इस मैंसन को अच्छे से खंगालना शुरू किया। और उसे सचमुच एक जगह, उसकी हथेली ने जैसे खाली जगह महसूस की। उसने उस जगह को थोड़ा दबाया और उसकी ईंटें हल्की थी। वांगजी ने जोर लगाया और खटक की आवाज़ के साथ एक दीवार का बड़ा सा हिस्सा अंदर धंस गया। धीरे धीरे एक छोटा सा दरवाज़ा सामने खुल आया। अंदर अंधेरा था और सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें नमी और सीलन की गंध थी। वांगजी घबराया नहीं। वांगजी ने अपना टॉर्च उठाया और उसे ऑन किया और धीरे धीरे सावधानी रखते हुए नीचे उतरने लगा। उसका ध्यान पूरी तरीके से उस जगह में था जहाँ वो अभी नीचे जा रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि ये तो एक तहखाना है।
चारों ओर पुरानी अलमारियां, बंद संदूक और धूल से ढके सामान रखे हुए हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे अलग थी वहाँ, वो थी दीवार पर बनी एक लड़की की बड़ी सी पेंटिंग। ये वही औरत की पेंटिंग थी जिसको वांगजी ने हवेली में कदम रखते समय पहली बार देखा था। गहनों से सजी, लेकिन आंखों में अजीब सा दर्द लिए। पेंटिंग के नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, लिया, वी लिया। वांगजी ने उसका नाम बुदबुदाया और कहा, तो यही है वो औरत, यही है इस हवेली का सच। पर यह औरत तो, मैंने तो इस हवेली के बारे में कभी नहीं सुना था कि ये औरत भी इस हवेली में है। जब मैंने इस हवेली के बारे में पता लगाया था तब मुझे ये पता ही नहीं चला था कि यहाँ लिया नाम की भी कोई औरत है। वांगजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी और जैसे वांगजी को महसूस हुआ कि वहाँ उसके अलावा भी कोई है। वांगजी ने टॉर्च उठाई और झट से पीछे पलटा। उसके सामने खड़ा था और कोई नहीं, वी वुशियान। वांगजी वी वुशियान को देखकर थोड़ा सहम सा गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके पीछे पीछे वी वुशियान भी यहाँ पहुँच जाएगा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आप यहाँ? वांगजी ने हैरानी से पूछा। विंग ने कांपते आवाज़ में कहा, हाँ, मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे। इस तहखाने में हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज दफन है। यही वो जगह है जहाँ से हर फुल मून नाइट मौत बाहर निकलती है। मुझे आपके लिए चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया। मुझे डर था कि अगर आप कहीं फंस जाएंगे तो आपको कौन निकालेगा। आपको तो इस मैंशन के बारे में ठीक से पता भी नहीं है। वांगजी ने गंभीर होकर कहा, विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको इस तरह से मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। आप आगे से मेरा पीछा मत कीजिएगा। और आपने कहा कि यहाँ आपके परिवार के रहस्य दबे हुए हैं। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे बताएंगे? वांगजी की बात पर विंग ने थोड़ा सोचा और अपना सिर हाँ में हिलाया। उन्होंने कहा, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। मुझे जितना पता होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वांगजी विंग की बातों को सुनकर मुस्कराया और पूछा, आखिरकार ये लिया कौन थी? मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। मुझे तो हाल ही में इनके बारे में पता चला है। क्या आप मुझे इनके बारे में बता सकती हैं? आखिरकार ये कौन थी और इनका रहस्य क्या है? आखिरकार ये क्या आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं कोई? क्या ये आपके परिवार के कोई सदस्य हैं या फिर कोई अलग ही मेहमान हैं? वांगजी की बात पर विंग थोड़ा घबरा सा गया। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और वो और भी ज़्यादा हैरान होते जा रहा था। वो कांप रहा था। जब वांगजी ने विंग की ऐसी हालत देखी तो उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। सच जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सच नहीं बताएंगे, सच पर से पर्दा कैसे हम उठा पाएंगे? आप ही बताइए, झूठ के सहारे आप कब तक जिएंगी? मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ जो साया घूम रहा है वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसानी खेल है, और मैं इन सब से पर्दा ज़रूर उठाऊंगा ताकि सब अपनी आंखों से देख सकें कि अंधविश्वास क्या होता है और सच्चाई क्या होती है। वांगजी की बात पर विंग ने अपना सिर झुका लिया। वांगजी ने गंभीर होकर कहा, विंग, सच्चाई बताइए, आखिर ये लिया कौन थी? वांगजी की बात पर विंग के आंखों से आंसू बहने लगे। लिया मेरी आंट थी, विंग ने रोते हुए कहा। कहते हैं उनकी मौत भी इसी मैंशन में हुई थी, रहस्यमयी और दर्दनाक। और तभी से उनकी आत्मा फुल मून नाइट की रात निकलती है और सभी से बदला लेती है। इतना कहा ही था विंग ने कि कमरे में खामोशी छा गई। टॉर्च की रोशनी जैसे कांप रही थी और तभी तहखाने की गहराई में वहीं पायल की छनछनाहट गूंजी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहाँ मौजूद हो। जैसे ही विंग ने यह आवाज़ सुनी वो डर से कांप उठा और जाकर वांगजी से लिपट गया। वांगजी ने तहखाने में टॉर्च घुमाया पर वहाँ कोई भी नहीं था। वांगजी समझ गया कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है,
पर उसने विंग को संभाला और कहा, यह मैं हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मत घबराइए, आप बस दिमाग में ये सोचिए कि ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान का खेल है। यहाँ हम पर किसी ने नज़र रखा हुआ है, आप बिल्कुल भी ना डरे, उठो। इतना कहकर वांगजी ने विंग को खुद से दूर किया और शांत रहने के लिए कहा। विंग खुद को संभालने लगा। तभी तय खाने में ठंडी हवा और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। टॉर्च की रोशनी कभी तेज़, कभी कम और कभी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी, मानो किसी अनजानी ताकत उससे खेल रही हो। विंग अपनी आंट के पेंटिंग के सामने खड़ा था। उनकी आंखें नम थी। वांगजी ने धीरे से कहा, विंग, आप मुझसे सच मत छुपाइए। आप जो भी इनके बारे में जानते हैं और इस मैंशन के बारे में जो भी जानते हैं वो मुझे बताइए। आप सब छुपाइए मत, मुझे सब सच जानना होगा, तभी इस रहस्य पर से पर्दा मैं उठा पाऊँगा। आप मेरी मदद कीजिए। मुझे और आपको कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वांगजी की बात पर विंग उसे देखता रहा और उसने कहना शुरू किया, ये कहानी बहुत पुरानी है, उस वक्त की जब मेरे पिता जवान थे और मेरी आंट लिया इस हवेली की जान हुआ करती थी। लिया आंट बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही सुंदर नहीं था, वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। उनका दिल सोने जैसा था। गांव के लोग उन्हें देवी कहते थे। वो हर किसी की मदद करती थी। कहते हैं उनकी मुस्कान से हवेली रोशन हो जाया करती थी। वो कभी गरीबों को दुखी नहीं देख पाती थी। वो हर तरीके से उनकी मदद करती थी। उन्हें पैसे दिया करती थी, कपड़े दिया करती थी, खाना दिया करती थी। वो जगह जगह पर जाकर लोगों की मदद भी किया करती थी। पर ऐसे अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। उनकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो इस मैंशन की दौलत का लालची था। वो आदमी आंटी से प्यार तो नहीं करता था, पर वो उनके दौलत के पीछे पड़ा हुआ था। यह बात पता लगने में काफ़ी देर हो चुकी थी। वो इस हवेली में दामाद बनकर आया, लेकिन दिल से इस मैंशन को लूटने का सपना देखता रहा। आंट को जब सब कुछ मालूम हो गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन एक रात, वो रात भी फुल मून नाइट की ही रात थी, अचानक से आंट की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। वो उनकी चीखें थी, दर्द भरी चीखें। उनकी वो चीखें जैसे किसी की भी रूह बाहर निकाल दे। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैंने सुना है, लोग कहते हैं उसी रात उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था और उनकी लाश इस तय खाने में दफन कर दी गई थी। उन्हें किसने मारा, क्यों मारा और किस तरह से मारा, आज तक पता नहीं चला। और उनके पति, वो भी कहीं गायब हो चुके थे। और बाकी मुझे और इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद से ही हर साल उसी रात, यानी कि फुल मून नाइट की रात, आंट की आत्मा इस हवेली में भटकती है। उनकी पायल की झंझनाहट, उनकी चीखें, सब कुछ आज भी गूंजती है। और तब से हर फुल मून नाइट कोई ना कोई मौत होती है, कोई ना कोई अनहोनी होती है, कोई ना कोई हादसा होता है जो बुरा है। और यही सब बातें इस गांव में फैल गई हैं, जिससे डर का साया मसरा हुआ है। मैं जानती हूँ कि हम जो देख रहे हैं वो सही नहीं है, पर मैं किससे इस बारे में बात करूँ, किससे कहूँ। मैं अकेले कुछ भी तो नहीं कर सकती ना। विंग की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसके कांपते हाथों से पेंटिंग को छूते हुए कहा, आंट की आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। क्या उन्हें इंसाफ का हक नहीं? आखिरकार उन्हें उनके कातिलों को सज़ा देनी ही चाहिए। यह कहकर विंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। वांगजी ने जब सारी बातों को सुना तो उसने गंभीर होकर पेंटिंग की तरफ देखा। उसकी नज़रों में रहस्य और संकल्प साफ झलक रहा था। उसने कहा, नहीं, ये आत्मा का खेल नहीं, ये किसी इंसानी साजिश का पर्दा है। मैं इस मैंशन का सच बाहर लेकर आऊँगा। लेकिन वांगजी इतना कह ही रहा था कि विंग उसकी तरफ मुड़ा और कहा, सब चीज़ें बताने के बाद भी क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? क्या आप अब भी
यही इसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये किसी इंसान का खेल है। तभी वांगजी ने विंग का कंधा पकड़ा और कहा, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आप सिर्फ अपनी आंट के इमोशनल कहानी की तरफ देख रहे हैं, पर आपने ये कभी सोचा है कि वो इतनी नेक दिल इंसान थी, फिर उसकी आत्मा क्यों बाकी लोगों को परेशान करेगी? आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि वो अगर आपकी आंट की आत्मा थी तो उन्हें किसी ने देखा क्यों नहीं है? वो बस आती हैं और चली जाती हैं और कत्ल कर देती हैं, बस इतना ही। जब वो इतनी ही नेक दिल थी तो वो लोगों को क्यों मारेगी? इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कोई इस बात का फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपकी आंट को बदनाम कर रहा है और कोई उनके पीठ पीछे ये चाल चल रहा है और ये मौतें हो रही हैं। आप घबराएं नहीं, मैं इस बात से ज़रूर पर्दा उठाऊंगा कि आखिरकार ये सब कौन हो रहा है और आपकी आंट का इस्तेमाल कौन कर रहा है। तभी विंग थोड़ा हैरान होता है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं वांगजी के कही हुई बातें सच साबित हो रही हैं। आखिरकार आंट ऐसी नहीं थी, उन्होंने जितना भी उसके बारे में सुना था, आंट बहुत अच्छी थी, तो आखिरकार आंट ऐसा क्यों ही करेगी? ये भी बात था। पर विंग ने फिर से अपने सवाल रखे और कहा, क्योंकि आंट की आत्मा अपने कातिल को चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। तभी वांगजी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारी आंट का कातिल नौकर थे? बेकसूर नौकर मर रहे हैं, बेकसूर इंसान मर रहे हैं। इससे कहीं यह साबित नहीं होता कि ये तुम्हारी आंट कर रही है। ज़रूर इसके पीछे किसी और का हाथ है विंग। ये बात सुनकर विंग भी हैरान रह गया और उसने सोचा कि कहीं ना कहीं वांगजी सच ही कह रहा है। आंट आखिरकार ऐसा क्यों ही करेगी? और उन्हें अगर मारना होता तो वो उस इंसान को मारती, अपने पति को मारती, क्योंकि शक तो उन्हीं पर था कि उनके पति ने ही उनकी जान ली है। पर उनकी मौत के बाद उनका पति ना जाने कहाँ गायब हो गया और तब से ये सब घिनौना खेल आज स्टार्ट हो चुका है। विंग भी अब चुप रहेगा क्योंकि उसे वांगजी की बात सही लग रही थी। दोनों वहाँ बात ही कर रहे थे कि लेकिन तभी तहखाने की अंधेरी दीवारों से वहीं ठंडी हंसी फिर से गूंजी। उसने हंसते हुए कहा, तुम इंसाफ दोगे या मौत का शिकार बनोगे? विंग ने जैसे ही यह आवाज़ सुनी वो चीख पड़ा और जाकर वांगजी के पीछे खड़ा हो गया। वांगजी ने अपना टॉर्च उठाया और विंग को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने चारों तरफ देखा पर उसे वहाँ फिर भी कोई नज़र नहीं आया। विंग ने कांपते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये आत्मा है। तभी वांगजी ने समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ, हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं पता लगाऊंगा, मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। विंग और वांगजी अब वहाँ से जाने का सोचते हैं और वांगजी सेफली विंग को तहखाने से बाहर ले आता है और उसे उसके कमरे तक छोड़ देता है और जाते जाते विंग को समझाता है कि वो उसके पीछे ना आए दोबारा। विंग भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसे उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है और वांगजी अपने कमरे की ओर चला जाता है, इस बात से अनजान कि उसे वीर रूहान ऊपर सीढ़ियों से खड़ा होकर देख रहा है। पर शायद वीर रूहान इन सब से खुश नहीं था, जो कि उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। वहीं नौकर की मौत के बाद हवेली में तनाव और डर का माहौल कायम था। विंग लगातार कांप ही रहा था और वांगजी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने तय किया कि अब वो इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। रात गहराती गई और हवेली का अंधेरा चारों ओर फैल गया। सभी लोग अपने अपने कमरे में बंद थे, लेकिन एक जगह से हल्की रोशनी आ रही थी, वो थी वहाँ की लाइब्रेरी। वांगजी ने जब देखा कि वहाँ रोशनी आ रही है, उसने अपना टॉर्च उठाया और धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। कमरे में आते ही उसने देखा कि कुछ पन्ने फर्श पर बिखरे हुए हैं और कुछ किताबें उल्टी पुल्टी रखी हुई हैं, मानो कोई व्यक्ति वहाँ देर तक घूम रहा हो। तभी अचानक कड़कड़ाहट की आवाज़ आई और एक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मैंशन का नौकर लियो वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी हालत बिल्कुल पुराने नौकर जैसी थी, खून से लथपथ चेहरा, भयावह और आंखें जमी हुई। वांगजी ने तेजी से उसे पकड़ा और आवाज़ लगाई। उसने कहा, बचाओ। उस नौकर ने बचाओ कहकर वांगजी को पकड़ लिया, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वांगजी ने उसे हिलाया। उसने हल्के स्वर में कहा, उस नौकर ने वांगजी से हल्के स्वर में कहा,
सब इस मेंशन का राज है। लिया और वीरोहान। और फिर इतना कहने के बाद उस नौकर की आंखें बंद हो गई। वांगजी उसे चिल्लाता रह गया, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? बताओ, मुझे बताओ। पर वो तभी तो बताता ना जब वो जिंदा रहता। वो मर चुका था। तभी वहाँ पर सभी घर के लोग आए और उन्होंने देखा कि फिर से एक मौत हुई है और ये पता किया गया कि फिर से आज फुल मून नाइट है। वांगजी ने सोचा जब वो यहाँ आया था तब भी फुल मून नाइट थी और अब यहाँ रहते हुए और इस बातों को सुलझाते हुए फिर से एक फुल मून नाइट आई और फिर से अपने साथ एक जान लेकर चली गई। वांगजी को इस बात पर अफसोस था कि वो उसे बचा ना सका। विंग ने जैसे ही दूसरे नौकर की लाश देखी वो चीख पड़ा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा। वांगजी ने टॉर्च को और ज़ोर से पकड़ लिया। उसका मन गहरी सोच में डूब गया। ये कोई सामान्य हत्या नहीं है। वीरोहान का हाथ है और कोई उसे रोकना चाहता है, उसने सोचा। तभी पीछे से वही पायल की छनछनाहट और एक स्त्री की हंसी गूंजी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांगजी ने विंग की ओर देखा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंसानी साजिश है, भूत नहीं। हमें वीरोहान को पकड़ना होगा। तभी विंग ने हैरानी से उससे कहा, वीरोहान, क्या आपको लगता है कि सच में अंकल ने ही ये सब किया है? तभी वांगजी ने कहा, मैंने जितना पता लगाया है उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्हीं का ही इन सब के पीछे लेना देना है। तभी कदमों की आवाज़ आई और वांगजी ने इशारा किया कि चुप हो जाओ। तब देखा गया कि वी फैंगमिया और वी रोहान दोनों ही एक साथ आ रहे थे और कुछ नौकर भी उनके साथ आ रहे थे। जब सभी उस लाइब्रेरी में पहुँचे तो देखा गया कि एक और नौकर की मौत हो गई है। वी रोहान, जैसे कि वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, उसने फिर से सबको डराना शुरू कर दिया कि ये एक आत्मा का किया हुआ काम है, आप सभी को इस हवेली से को छोड़कर चले जाना चाहिए। और उसके हर एक एक शब्द को विंग और वांगजी अच्छे तरह से देख और समझ रहे थे और कहीं ना कहीं विंग को भी शक हो रहा था कि इसके पीछे कहीं इन्हीं का तो हाथ नहीं है। उसने वांगजी की तरफ देखा और वांगजी ने उसे शांत रहने का इशारा किया तो विंग भी शांत ही रह गया था। जैसे ही वी रोहान ने अपना भाषण ख़त्म किया, वी फैंगमिया ने नौकर को लाश को ले जाने की आज्ञा दी और वहाँ पर सब चीज़ साफ़ कर दिया गया। वी रोहान ने उसे जाते हुए देखा और एक हल्का सा मुस्कुराहट दिया। ये मुस्कुराहट और किसी ने नहीं बल्कि लैन वांगजी ने देख ली और उसे ये बात पक्की हो गई कि इन सब के पीछे ज़रूर इसी का ही हाथ है। अब सब अपने कमरे की ओर चले गए थे। अगली सुबह मैंशन में भारी सन्नाटा था। 2 नौकरों की मौत से सब लोग डरे हुए थे। सब लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन वांगजी ने तय किया कि अब सच सबके सामने आएगा। वो विंग से मिला और विंग से कहा कि वो उसे तय खाने में ले चले। उन दोनों को तय खाने का कोना कोना छान मारना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ उन्हें कोई सच्चाई पता चल जाए। हो सकता है जो रहस्य काफ़ी समय से यहाँ डर का माहौल बनाए हुए हैं उसका रहस्य वहीं खुले। वांगजी की बात पर विंग ने भी हामी भरी और दोनों ने समय देखकर तहखाने की ओर रुखसत किया। दोनों तहखाने में पहुँचे और तहखाने को अच्छी तरह से खंगालने लगे। जब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तहखाने को देखा तो लगभग 2 से 3 दिनों तक उन्होंने वहाँ छानबीन की थी, पर उन्हें वहाँ मिला नहीं कुछ। जैसे ही चौथा दिन आया और वांगजी ने हार ना मानते हुए हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश की कि कोई तो सुराग मिल जाए, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इशारा कर रही होगी कि इन सब के पीछे कौन है। और उनकी मेहनत रंग लाई। विंग और वांगजी ने लिया की यानी कि विंग की आंटी की एक डायरी खोज निकाली। वो डायरी बहुत पुरानी थी। उस डायरी में काफ़ी सारी चीज़ें धुंधली थी और काफ़ी सारी चीज़ें साफ थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि डायरी को बहुत अच्छे तरीके से छुपा कर रखा गया था। जो भी उसे छुपा कर रख रहा था वो ये जानता था कि ये डायरी अगर किसी के हाथ में पड़ी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। और उस डायरी को जैसे ही
उन दोनों ने देखा तो खोला और उन्होंने पढ़ा कि डायरी में लिखा था कि मैंशन की दौलत पर कब्ज़ा करने के लिए वीर रोहान ने लिया की मौत लिखी है। ये पढ़कर दोनों की आंखें जैसे चौड़ी हो गई। उन्होंने अगला पन्ना पलटा और उसमें लिखा था, और उसमें जो लिखा हुआ था वो एक कहानी थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कोई इसे पढ़ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं लिया हूँ। मैं आज अपनी मौत की सच्चाई लिख रही हूँ। जब आप इस सब को पढ़ रहे होंगे तब ना जाने मुझे इस दुनिया से जाए हुए कितना समय हो चुका होगा, पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरी शादी एक लालची इंसान से वीर रोहान ने धोखे से करा दी और वो इस जायदाद में कब्जा पाना चाहता था। मुझे जब इस बात का पता चल गया तो वीर रोहान ने मुझे बहुत बेदर्दी से मार डाला, लेकिन मैं जानती थी कि मैं नहीं बचूंगी, इसलिए मैंने उसके सारे काले चिट्ठे यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप अगर कोई इसे पढ़ लेता है, कोई इसे ढूंढ लेता है तो वो उसको सज़ा दिला सके। उसने मुझे मारने के बाद कुछ इस तरीके का प्लान बनाया था कि वो पूरे हवेली में डर का रहस्य फैला कर लोगों को डरा कर रखेगा और हवेली को छोड़कर जाने में मजबूर कर देगा। और जैसे ही यहाँ के लोग और गांव के लोग डर के मारे इस हवेली को छोड़कर जाएंगे तो वो इस हवेली और जायदाद का इकलौता मालिक बनकर बैठ जाएगा। उम्मीद है जो भी इस लेटर को पढ़ रहा होगा वो मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाएगा। लिया। ये उस डायरी पे लिखा हुआ था। यह पढ़कर विंग और वांगजी सन्न रह गए थे। उन्होंने बस शक ही किया था वीर रोहान पर असल में वीर रोहान ही इन सभी काले कारनामों का करता धरता निकला। वांगजी ने विंग को पकड़ा और कहा, देखा मैंने कहा था ना, इन सब के पीछे इंसानी खेल है। तभी विंग ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि अंकल ने इतनी गिरी हुई हरकत की है। तभी वांगजी ने कहा, लोग इससे भी ज़्यादा गिरी हुई हरकतें करते हैं, तुम्हारे अंकल गिरे हुए ही हैं, तभी उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की है विंग। अब हमें उनका सच सबके सामने लाना होगा। वांगजी ने कहा, विंग को समझाया और कहा, अब समय है कि अब हम सभी को सच बताएं और वीर रोहान को पकड़ना होगा। हमें उन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। उन्होंने सबको लाइब्रेरी में इकट्ठा किया। वांगजी ने डायरी पढ़कर सबके सामने सच बयां किया। वीर रोहान जैसे सब हैरान हो गए थे ये सब सुन के। उसने बोला, उसने भूत और पायल की आवाज़ें रिकॉर्ड करवाई थी और दोनों नौकर को उसने इसलिए मार डाला था क्योंकि दोनों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और हवेली का डरावना माहौल बनाने के लिए इसी का ही हाथ था। मतलब डरावनी चीज़ें जो दिख रही थी वो सब इसी की फैलाई हुई थी। असल में ऐसा कोई भी यहाँ नहीं था। और साथ ही विंग की आंट लिया की मौत भी इसी के हाथों की गई थी ज़मीन जायदाद के लिए, क्योंकि लिया को इनके बारे में सच्चाई पता चल गई थी। जैसे ही ये सारी सच्चाई वीर रोहान को पता चली तो वो घबरा गया। पहले तो उसने वी फैंगमिया को कन्विंस करने की कोशिश की कि वांगजी झूठ बोल रहा है, वो बाहर का आया हुआ आदमी है, आप उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं। पर जब वी वुशियान ने उसका साथ दिया और कहा, मैंने खुद इन सब सबूतों को ढूंढने में वांगजी की मदद की है, तो फैंगमिया ने पूरी तरीके से उनका यकीन किया और वी रोहान को अब लगा कि वो नहीं भाग सकता। इसलिए उसने अपनी गलती मान ली। जैसे ही उसने अपनी गलती मानी, वी फैंगमैन उसे ज़ोर कर थप्पड़ मारा और कहा, आखिरकार मेरी बहन ने तेरा क्या ही बिगाड़ा था, मेरी फूल सी बहन को तूने मार डाला। ऐसा कहकर वो अपनी छड़ी से वीर रोहान को मारने लगे, पर वांगजी ने उन्हें रोका और वी फैंगमिया और वांगजी ने उस वीर रोहान को पुराने तय खाने में बंद कर दिया जहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास हो। पर वी रोहान को तो अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। वहाँ पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के सामने सारा कच्चा चिट्ठा रख दिया गया। वी रोहान को पुलिस पकड़ कर ले गई और बहुत ही अच्छे तरीके से केस को हैंडल किया गया। वी रोहान को उम्र कैद की सज़ा हुई और सभी गांव वालों को ये सीख मिली कि हमेशा जैसा जो दिखता है वैसा होता नहीं। विश्वास हमें रखना चाहिए लेकिन अंधविश्वासी कभी नहीं बनना चाहिए। वी रोहान पकड़ा गया और फिर से मैंशन में शांति लौट आई।
विंग ने अपने परिवार के खोए हुए सदस्यों के बारे में रोते हुए बताया। वांगजी ने उसका हाथ थामा और कहा, अब डर खत्म हो गया है और मैंशन का सच सबके सामने आ गया है। अब वो सुरक्षित है। वी फैंगमिया ने वांगजी का शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत सारी तोहफे देने की बात कही, पर वांगजी ने उसे इनकार करते हुए कहा कि मुझे तोहफे नहीं, मुझे वी wuxian चाहिए। इस बात पर वी फैंगमिया और वी wuxian हैरान हो गए। तभी वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं अंकल। तभी वी फैंगमिया ने गौर से वांगजी को देखा और कहा, तुम तो वांगजी हो ना, एक बिजनेसमैन जो यहाँ डीलिंग के लिए आए थे। तभी वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं वो भी हूँ जिससे 10 साल की उम्र में आपने अपने ओमेगा बेटे का रिश्ता तय किया था। क्या आपको याद है? वांगजी की बात पर फैंग मियाँ सोचने लगे और उन्हें अचानक से याद आया कि लैन फैमिली, और उन्होंने वांगजी को हैरानी से देखा और कहा, क्या तुम लैन वांगजी हो? और वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैं वही लैन वांगजी हूँ जिससे आपने 10 साल की उम्र में वे wuxian का रिश्ता तय किया था। वे wuxian उस वक्त ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर मुझे सारी बातें समझ आ रही थी। फैंग मियाँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब वांगजी ने कहा कि मैं पहले इस मैंशन के रहस्य को सुलझाना चाहता था, और वैसे भी जब मुझे ये इस बात का पता चला कि आपने रिश्ता तोड़ दिया है तो मैं काफ़ी हैरान था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लैन वांगजी अपने बिजनेस की मीटिंग से घर आ रहा था। उसके मन में बचपन से ही वी wuxian था, क्योंकि उसे पता था कि वी wuxian से उसकी शादी तय हो चुकी है। वो वी wuxian के ख्याल अपने दिल में बुनता रहता था, लेकिन जब उसकी शादी की उम्र हुई तब उसे पता चला कि काफ़ी पहले ही वी फैंगमिया ने ये रिश्ता तोड़ दिया है। वांगजी हैरान रह गया। वांगजी के लिए जब रिश्ता लाया गया था तब वांगजी को लग रहा था कि उसकी शादी वी wuxian के साथ हो रही है, लेकिन जब उसने किसी और की पिक देखा तो उसने बोला, ये कौन है? तभी बताया गया कि ये कोई और है जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है। तो वांगजी ने गुस्से में कहा कि आखिरकार वी wuxian से मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? तब उसे बताया गया कि वी wuxian के साथ उसकी शादी वी फैंगमिया ने तोड़ दी है। जब वांगजी ने पूछा कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, तब उन्हें बताया गया कि उनके मैंशन में अचानक से मौतें हो रही हैं, श्राप लगा हुआ है और साथ ही आत्माएं भटक रही हैं। तब वांगजी को यकीन ही नहीं आया था कि ये सब हो रहा है, क्योंकि ये सब बातें काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तब वांगजी ने गुस्से में कहा कि ये बातें उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तब वांगजी के पिता लैन किरान ने उसे डांटते हुए कहा, क्योंकि उस वक्त तुम बच्चे थे और उस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, और वैसे भी रिश्ता उन लोगों ने तोड़ा है, हमने नहीं। तभी वांगजी ने कहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वी wuxian से, नहीं तो और किसी से नहीं। वांगजी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और उसने सोच लिया कि वो वहाँ जाएगा, वो वी मैंशन जाएगा और सभी चीज़ों का खुलासा करेगा। पहले तो उसने घर बैठे ही सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया, और उसे जब सारी जानकारी दी गई तब उससे पूरा यकीन हो गया कि इन सब के पीछे कोई आत्मा नहीं बल्कि एक साजिश है, एक इंसानी साजिश। और उसने जैसा सोचा था वैसा ही निकला, और वो सब चीज़ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया, वो भी अपनी पहचान छुपा कर। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वांगजी ये सारी बातें वी फैंगमिया और विंग को बता रहा था। विंग को जैसे ही पता चला कि सामने और कोई नहीं उसका अल्फ़ा है, उसने शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली, और फैंगमिया ने वांगजी का कंधा थपथपाया और कहा, यह बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने लैन फैमिली को कॉल करके बुला लिया और सारी सच्चाई उनके सामने रख दी गई। वी रूहान के बारे में जानकर सभी हैरान थे। तभी फैंगमिया ने फिर से वांगजी का हाथ अपने ओमेगा बेटे के लिए मांगा, और सभी ने हंसी खुशी उनका हाथ और उनका रिश्ता दोनों स्वीकार किया, और उन दोनों की शादी तय कर दी गई। और देखते ही देखते उनकी शादी हुई और विंग को वहाँ से विदा करके वांगजी ले गया। अब हम कार का सीन देखते हैं। विंग और वांगजी कार में बैठे हुए थे। विंग बाहर देख रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। तभी वांगजी ने विंग का हाथ थामा और कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? तभी विंग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे पति मुझे मिले हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें बचपन से देखा था तभी से ही चाहता हूँ, और तुम ही मेरा सब कुछ हो विंग। तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ आया था और इस रहस्य को सुलझाया था
क्योंकि मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपना नहीं सकता। वांगजी की बात पर विंग मुस्कुराया और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। फुल मून नाइट की डरावनी घटनाएं अब केवल यादों में रह गई थी। विंग और वांगजी का प्यार और मजबूत होता गया। मैंशन के लोगों ने राहत की सांसें ली और भूत प्रेत जैसी डरावनी बातें अब सिर्फ कहानी बनकर रह गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर आप ये स्टोरी सुन रही हैं तो ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और गाइस, ये हॉरर स्टोरी मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये रिकॉर्ड होते होते अभी 2:21 हुए हैं। मतलब मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप सभी कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप सभी को डर लगता है या नहीं लगता है, और आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी बहुत जल्दी आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।